एपिसोड नंबर 14 ब्लाइंड डेट। रोहित धीमे आवाज में बोला, आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वह अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है, बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस, यू हैव टू डू समथिंग फॉर माई सन। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। रोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बातें कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। वैसे तो रोहित उनकी हॉस्पिटल का मालिक था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम किसी बच्चे के अंदर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। यह सब कुदरती होता है, यू नो। बाय बर्थ जैसे मुझे काफ़ी पसंद है तो तुम्हें चाहें। आर्यन को शायद वह सारी चीज़ें अच्छी लगती है जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद आती है। ये कोई बीमारी नहीं है। इसे ना तो हम उसकी हेल्थ से कोई लेना देना है, ना ही उसकी मानसिकता का। ही इज़ एज नॉर्मल एज यू एंड मी। जब रोहित ने इन चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन। वी विल डू द बेस्ट वी कैन फॉर आर्यन। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू वेरी मच। रोहित फोन काटने वाला था तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली हैं। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। रोहित को इस वक्त आर्यन का टेंशन तो ज़रूर था, मगर डॉक्टर अमृता को मिलना उसके लिए उतना ही ज़रूरी था। वह अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी तरह मिलना चाहता था। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज़ मेक श्योर डॉक्टर अमृता से 5 मिनट में मिल पाऊँ। रोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम्हारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वह तुम्हें मिले। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फ़ोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीर से रिया से पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉगिन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडियन टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब रिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू कर दिया, कितनी बार कहा है फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग है, पर उनका डिफेंस कमज़ोर है। अगर तुम टीम बनाकर उसे डिफेंस को तोड़ दो तो उन्हें हराना आसान हो। और तुमने भी, मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखा करो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ हेल्थ हमेशा 60% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी पहली बार आर्यन के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था। कोई बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि जिसे वह गुरु मानता था, वह गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार, वह स्वीट एंजल और कोई नहीं, उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वह क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यन से पूछा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कन्फ्यूज़न बढ़ जाता है, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती है। रिया ने जवाब नहीं दिया और सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज रहे तो अच्छा होगा। बालकनी में ट्रेडमिल पर चलते रोहित ने सनी को पास बुलाया। टॉवेल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या बातें कर रहे हो तुम आर्यन के साथ? आज तक मैंने तुम्हें आर्यन से इस तरह बातें करते तो कभी नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। रोहित और सनी अभी बातें ही कर रहे थे कि पीछे से रिया ने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू द शॉवर। उसके बाद मैं और डैड मूवी देखने जाएंगे। एंड चाचू प्लीज़ आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट्स तैयार हुए या नहीं। इतना कहकर रिया बेडरूम की ओर चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन को क्या हुआ है। आर्यन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से? जो आर्यन अपना नाम बोलते हुए डरता था, आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर दिए जा रहा था। बेडरूम में शॉवर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और अपने पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यन का स्पोर्ट शू और कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी और जब उसे अभी यकीन हो रहा था कि कैसे कोई
बिल्कुल उस जैसा दिख सकता है। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नज़र अटकी। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वो आर्यन का खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डेड। इस सोच ने रिया का विश्वास पक्का कर दिया कि रोहित ही उसका डेड है, आर्यन और कोई नहीं बट उसका खोया हुआ भाई था। रिया की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। उसने जल्दी ही लैंडलाइन से आर्यन को फ़ोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फ़ोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो, इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगी। अब मैं जो कहती हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले ही रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वह मुझे फिल्म दिखाने ले जाए। तुम भी मम्मा के साथ पास के थिएटर में आ जाओ। आर्यन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने रिया से पूछा, मगर मैं उनसे क्या कहूँ? रिया ने फिर से अपना हाथ मारते पर मारते हुए कहा, उफ ओफो, इतना भी नहीं समझते? मम्मा को कन्विंस करना तो बहुत ही आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो, आज मुझे मूवी देखने का मूड है, बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले आएंगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा हो जाए, उसके बाद ही तुम मम्मा को अंदर लेकर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग आवर पेरेंट्स ऑन अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले। इतना कहकर रिया ने फ़ोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2502। यह सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी सो रही थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस न हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत ही जल्द करना था। फिल्म बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा लाल गाल देखकर आर्यन को लगा कि जैसे उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। अनिका को देखकर रिया की बातों पर आर्यन को विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। आर्यन अनिका को झटके से नहीं उठाना चाहता था, इसलिए धीमी और प्यारी आवाज़ में अनिका को बुलाने लगा, मॉम मॉम, जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का प्यारा चेहरा था। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यन के चेहरे को पकड़कर चूमा। फिर उसने अपने बगल में सुलाकर हक कर के बोलने लगी, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया के इंस्ट्रक्शन भी तो फॉलो करने थे। आर्यन ने बड़े ही पोलाइटली अनिका से पूछा, मम्मा क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज़? अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी अनिका उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन गेट रेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम के बाहर आया। रोहित फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था कि मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहाँ से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वह करो, आज का सारा दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह कहते हुए रोहित ने फ़ोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन की पूरी सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते हैं। आई वॉन्ट हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखें। रोहित आर्यन की जिद पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज़ टू रिस्की। रिया ने इस बात पर झट से सोल्यूशन निकाला और कहा, ओह डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स हैं, फिर किस बात का डर? रिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वह अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर प्रीमिस में एक लंबी काली इम्पॉर्टेंट गाड़ी एंटर हुई जिसका नंबर था 009। मनाली में लगभग सभी जानते थे कि
001 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले। रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस, फिल्म का असली मज़ा तो सबके साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करते हुए अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज़ वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज़ दौड़कर रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वह चाहती थी कि जल्दी से थिएटर में अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख न सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोग के बैठने की जगह थी। यह देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए, यह रो पूरी खाली है, सुबह का टाइम है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, प्लीज़ हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित से पूछा, सर इन केस यू वांट एनीथिंग आई एम स्टैंडिंग एट द डोर, एन्जॉय योर मूवी सर, एन्जॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फ़ोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अभी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग यह थी कि जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए वो आर्यन को इशारा कर देगी, फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि ज़िंदगी में पहली बार वह अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वह भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नज़र पड़े और वह सही सीट पर बैठे। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाकर कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे हैं। हज़ारों कोशिश के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुँचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुँचते अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो। थिएटर लॉबी में पहुँचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ, कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वह किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के GM का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज़ कॉल बैक। यह मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल से बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे चलने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वह भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नज़र लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी।